ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इंडिया गठबंधन में सीटों का पेंच फिलहाल आसानी से सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दूसरे राउंड की बातचीत हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कल कांग्रेस के बनाई हुई नेशनल अलायंस कमेटी के साथ बैठक की। इस मुलाकात के बाद दोनों पार्टियों के नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए हैं उससे यह लग रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी सहमति नहीं बन पा रही है। रामगोपाल यादव का कहना था कि हमने आधा रास्ता तय कर लिया है, यानी अभी आधा रास्ता तय होना बाकी है और अभी दोनों दलों के बीच काफी बातचीत भी बाकी। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो राहुल और अखिलेश भी बात करेंगे। अभी तक जो फॉर्मूला सामने नजर आ रहा है उसके मुताबिक अखिलेश कांग्रेस और आरएलडी को 15 सीटें देने को तैयार नहीं है, 15 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इतनी कम सीटों पर मान जाएगी। फिलहाल सुनिए बैठक के बाद रामगोपाल यादव ने और सलमान खुर्शीद ने क्या कहा है। न बताएं कितनी सीटों पर, लेकिन मैं कहता हूँ आधा रास्ता तय कर लिया है और आधा जल्दी ही तय कर लेंगे। बीएसपी को साथ लेंगे या नहीं? अब बीएसपी पे पूछो जाके आएगी कि नहीं आएगी। आप अपनी तरफ से चाहते हैं? हम अपनी हम तो कांग्रेस से बात कर रहे हैं, अभी कांग्रेस हमसे बात कर रही है। कोई डिसीजन नहीं हुआ। हमारी अच्छी मीटिंग हुई। एक दूसरे के साथ बातचीत करना भी अनिवार्य होता है। बातचीत करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ हम जुड़ें और उसके बाद बैठकर समझौता करें कि कहाँ कहाँ कौन कौन कैसे कैसे लड़कर जीत सकता है, कहाँ कहाँ हम किस तरह से जीत सकते हैं, वो हमारी प्राथमिकता है। आधा रास्ता तय हुआ है, आधा रास्ता तय होना बाकी है। समीर जी, ये आधा रास्ता उतना आसान है जितनी आसानी से कहा जा रहा है, बड़ा मुश्किल नजर आता है आपको? मुझे लगता है इंडिया गठबंधन आधा अधूरा गठबंधन बना था और ये आधा अधूरा ही रहने वाला है। आप देखिए 23 जून को उनकी पहली बैठक बिहार के पटना में हुई थी। उसके बाद से आप देखिए 6 महीने से ज़्यादा हो गए। अभी तक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था इनके बीच में कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा और कब तक होगा, वह अभी तक तय नहीं कर पा रहा है। जबकि ममता बनर्जी ने 31 दिसंबर की डेडलाइन दी थी कि 31 दिसंबर तक सीटों का बंटवारा इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल है उनका आपस में हो जाना चाहिए। मुझे लग रहा है सीटों बंटवारों को लेकर जो सबसे बड़ा पेच था वो पहले जो बरकरार था वो अभी तक बरकरार हुआ है। ममता बनर्जी ने बंगाल में कह दिया कि मैं 2 सीट से ज़्यादा दूंगी नहीं। ममता बनर्जी बात करने को तैयार नहीं है, अपने किसी नेता को दिल्ली भेजने के लिए तैयार नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि 65 सीटों पर हम लड़ेंगे, 15 सीटें हम गठबंधन के लिए छोड़ देंगे। मुझे लग रहा है मायावती का रुख का ये लोग इंतजार कर रहे थे। मायावती ने अपने जन्मदिन पर बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। अब अखिलेश यादव किसी भी स्थिति में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि अखिलेश यादव 65 सीटों पर टिके हुए यह मांग जायज नहीं है। 2009 में हमने 21 सीटें जीती थी, तो हमें कम से कम 21 सीटें चाहिए जहां हम जीते हुए हैं और कई ऐसी सीटें हम जीतने की संभावना रखते हैं। अखिलेश यादव कांग्रेस की जमीनी हकीकत से अवगत करा रहे हैं कि आप अपनी लोकसभा में 1 सीट है, विधानसभा में आपकी हैसियत क्या है। आपको अगर 15 सीटों दी जाती है आपको और जयंत चौधरी को मिला के, तो आप आपस में बांट लीजिए। 65 के नीचे मैं समझौता नहीं करूंगा। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे कांग्रेस को अपने अपने राज्यों में स्पेस देने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इन बड़े राज्यों में, उत्तर प्रदेश जहाँ से 80 सीटें आती है, वह कैसे 20 और 21 सीटों पर लड़ेगी जब अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वह 5 से ज़्यादा या 15 से ज़्यादा सीटें देंगे नहीं। मुझे लग रहा है ये पेच बना रहेगा और लगातार 3 स्तर की बातचीत होने के बाद भी अगर इनके बीच अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है, कोई समझौता नहीं हो रहा है, तो यह तय मानिए कि इनके बहुत मुश्किल है। लेकिन अखिलेश भी इस बात को जानते हैं कि बिना कांग्रेस के बहुत मुश्किल होगा कि मायावती गठबंधन में नहीं है। तो जो पिछली बार 2 चुनाव से लगातार 2014 और 2019 में 5-5 सीटें अखिलेश यादव ने जीती थी दोनों चुनाव में, अखिलेश को ये पता है कि मायावती जाने के बाद एक बड़ी चुनौती उनके सामने, भारतीय जनता पार्टी सामने खड़ी हो गई जीतने के लिए। ऐसे में अगर कांग्रेस भी गठबंधन में शामिल नहीं होती है तो अखिलेश के लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव, कांग्रेस आखिरी में किसी समझौते पर पहुंचेंगे, लेकिन वो समझौता क्या कांग्रेस को मान्य होगा ये देखना दिलचस्प होगा। राहुल जी, लेकिन लाइन क्या होनी चाहिए? ये पिछला इलेक्शन 2019 का या 2017 का यही बेस लाइन तय हो सकती है कि भाई यहाँ पर आप जितने सीटें जीते थे उसके हिसाब से सीटें आपको मिल जाए, जबकि कांग्रेस उस जमाने की बात कर रही है जब 20 से 22 सीटें करीब उसने जीती थी। देखिए, कांग्रेस का आधार उत्तर प्रदेश में लगातार घटा है। अगर हम ये भी बात करें तो कांग्रेस की जो रायबरेली और जो अमेठी की सीट है, रायबरेली पे भी इस वक्त संकट है, अमेठी पहले ही हार चुके हैं। तो ऐसे में आप देखिए, कांग्रेस का आधार, अगर मैं वोट परसेंटेज के हिसाब से भी देखूं कि अगर मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट मिला लूँ तो 24% 25% वोट कुल जाके मिलाता है। अगर मैं उसमें आरएलडी का भी वोट मिला लूँ
तो मैक्सिमम जो है 27-28% वोट हो जाएगा। वहाँ पर बीजेपी जो है वो 49 पॉइंट समथिंग पे बैठी हुई है, उससे ज़्यादा वोट है, लगभग 50% के आसपास, थोड़ा सा कम वोट जाता है। तो ऐसे में लड़ाई जो है वो देख के लड़नी पड़ेगी। अगर आप कांग्रेस जो है 20 सीटें लगभग, जो बातें सामने आ रही है कि कांग्रेस 20 सीटें चाह रही है कि 20 सीटों पे वो लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है 65 सीटों से ज़्यादा, हम 65 सीटों पे लड़ेंगे और 15 सीटों से ज़्यादा आपको और आरएलडी को नहीं देंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी जो है वो, उसको कांग्रेस ये कह रही है कि आप आरएलडी से जो है बातचीत करें जो सीटों की है। आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो आरएलडी का तो जो भी जोर है वो अकेले अगर लड़ने जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होगा। उनको भी सपोर्ट चाहिए होती है समाजवादी पार्टी कांग्रेस की, तब मिलके कहीं ना कहीं कोई कॉम्बिनेशन बनेगा। ऐसे में अगर ये इस तरह की सीटों के बंटवारे को लेकर जल्दी इनका फैसला नहीं होता है इस गठबंधन का, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई भी चुनौती उत्तर प्रदेश में रहेगी। हर्षवर्धन जी, आप क्या देख रहे हो? यूपी में कांग्रेस जो सीटें मांग रही है, क्या वो जायज मांग बनती है कांग्रेस की? देखिए, अगर एकदम से अभी के लिहाज से जोड़ेंगे तब तो कांग्रेस को कुछ सीटें मिलनी ही क्यों चाहिए। भाई 2 विधानसभा 1 लोकसभा, वो भी बार बार अखिलेश यादव कहते हैं कि कुछ इसमें हमारी कृपा भी शामिल है। मतलब समाजवादी पार्टी की वजह से रायबरेली बच गई। मुलायम सिंह यादव कहते थे कि अमेठी भी हमारी कृपा में शामिल है, हम जुड़वा देते थे वोट, इसलिए बच जाते थे। लेकिन अगर आप राजनीतिक गणित के लिहाज से देखें तो राजनीतिक गणित ऐसे नहीं चलता है। आज कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर बहुत नीचे है, 2009 का 21-23 का समीकरण अब चल नहीं सकता। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो समाजवादी पार्टी 30% के ऊपर वोट लेकर भी कहां खड़ी है? क्या वो अपनी सीटें बचा पा रही है? क्या लोकसभा में उसका आंकड़ा कोई ऐसा सम्मानजनक है? तो उसका जवाब आता है नहीं है। और जिस तरह से उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर यहां समाजवादी पार्टी हारी है, तो उसको भी पता है कि अगर अहंकार बहुत ज्यादा हुआ तो मुश्किल होगी। मुझे लगता है ये जिसको कहते हैं नहीं कि एक आप अपनी पेशबंदी करते हैं, मोर्चेबंदी करते हैं, आप थोड़ा सा दिखाते हैं कि अरे नहीं नहीं हम तो बहुत मजबूत हैं, वहीं पर दोनों पार्टियां खड़ी हैं, दोनों को अपनी स्थिति पता है। और मुझे लगता है 60-20 का फॉर्मूला निकलेगा। अगर मायावती जो अभी तक कह रही हैं, जो अपना रुख दिखा रही हैं कि वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी, तो 60-20 का फॉर्मूला होगा जिसमें 60 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी और 20 सीटों में कांग्रेस के साथ आरएलडी भी हो सकती है, या हो सकता है कि छिटपुट 1-8 सीट पर और किसी को भी वो लड़ा दे। लेकिन कुल मिलाकर यही फॉर्मूला होगा। हो सकता है कि 1-2 सीट पर थोड़ा आगे पीछे हो जाए, 18-20 हो जाए, लेकिन यही फॉर्मूला रहने वाला है। और अखिलेश जी को भी पता है, तभी वो अपनी 5 से 10 सीटों पर लड़ाई बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि जो सबको पता है 49.56% पर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपना मत प्रतिशत अगर 51-52 के ऊपर ले जाने में कामयाब होगी तो सारा गठजोड़ शून्य हो जाएगा। ये इन दोनों पार्टियों को बहुत अच्छे से पता है। कल ही इंडिया टीवी संवाद का कार्यक्रम लखनऊ में हुआ और वहां अखिलेश यादव ने विस्तार से बताया कि कैसे इस बार इंडिया अलायंस की जो तैयारी है वो बीजेपी को सीटों के स्तर पर नहीं बल्कि वोट प्रतिशत के मामले में टक्कर देने की है। जरा सुनिए अखिलेश क्या कह रहे थे कल। बीजेपी की दोनों सरकारें उत्तर प्रदेश ने बनवाई हैं। 2014 में इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी न जीती तो शायद गठबंधन की सरकार उनकी दिल्ली में नहीं बनती। हाल ही में जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और उसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली में अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। देश में हर प्रदेश की भूमिका है, लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्य भूमिका है। राजनीति में परिस्थितियां बदल जाती हैं और परिस्थितियों के हिसाब से कभी कभी फैसले लेने पड़ते हैं। जो आज की परिस्थिति है, जब बीजेपी को सामने देखते हैं तो हमें वोट बढ़ाना पड़ेगा। बीजेपी ने जो काम किया है, कई लोकसभा में वो 60% पड़ने वाला वोट पा रहे हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना वोट बढ़ा लिया है तो कम से कम हम लोगों को भी रणनीति बदलनी पड़ेगी और कई दलों को साथ लाना पड़ेगा। और उसी की कोशिश है कि जो इंडिया गठबंधन में जो दल हैं उनको साथ लाएं और अपना वोट बैंक बढ़ाएं। इंडिया गठबंधन के साथ साथ जो पीडीए है हमारा, वो पीडीए हमारा वोट बढ़ाने की रणनीति है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या हमारे सहयोगी दल हैं, ये हमारी मदद करें, हम उनकी मदद करें। क्योंकि जब हमें फील्ड में रहना है तो कम से कम हमें ये देखना पड़ेगा कि जो प्रत्याशी है वो क्षेत्र में रहा है कि नहीं रहा है, क्षेत्र में उसके पास कुछ समीकरण है कि नहीं है।
क्योंकि जिस पार्टी से आप लड़ रहे हैं वो 60% की तैयारी कर रही है। कई लोकसभा में उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिला है। कांग्रेस पार्टी समझदार पार्टी है, देश की बहुत पुरानी पार्टी है, वो समझदारी से फैसला लेगी और इंडिया गठबंधन के साथ जो दल हैं उनका भी सम्मान करेगी। लेकिन सवाल यही है कि ये वोट शेयर कैसे बढ़ेगा। अभी अगर वोट शेयर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 18% वोट है और कांग्रेस का 6.36 है। पिछली बार बीएसपी के साथ गठबंधन था, इस बार बीएसपी बाहर है, जिसका 19 से ज्यादा वोट शेयर है। समीर जी, ये वोट शेयर बढ़ाने का जो फॉर्मूला बता रहे हैं अखिलेश यादव, ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? देखिए, अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वोट परसेंट बढ़ाना, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को मायावती को साथ में लाने की कोशिश करना चाहिए थी। जिस तरीके से गठबंधन के अंदर मायावती को अलग करने की अखिलेश यादव शुरुआत से लगे रहे, मुझे लग रहा है अखिलेश यादव ने यह कर अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है। बिना मायावती के सहयोग के और समर्थन से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं रहने वाला है। और मायावती के अलग होने के बाद सीधा सीधा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये सुनिश्चित कर दिया है कि 80 में से आप 72 से 75 सीटें जीतने की स्थिति में आ गए हो। देखिए, कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा नहीं, 6% वोट बैंक है कांग्रेस का, और अखिलेश का पूरा वोट बैंक भी आप मिला लोगे तब भी वह भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति के अंदर नहीं है किसी भी स्थिति में। मायावती के आने के बाद भी चुनौती नहीं थी, लेकिन यह था कि कुछ सीटों पर यह चुनौतीपूर्ण होता और इस बात की संभावना होती कि 10 से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को एक संघर्ष करना पड़ता है, जहां पर हार जीत का फासला कम अंतरों से होता। लेकिन अब मायावती अलग हो गई है, तो उसका तय है कि अखिलेश यादव कितनी भी कोशिश कर ले, अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर इतने मजबूत नहीं है कि वो अपना वोट बैंक 18% से 28% या 30% तक ले जाएंगे। इसकी संभावना लोकसभा चुनाव में मैं नहीं मानता। विधानसभा में जरूर उन्होंने अपना वोट परसेंट बढ़ाया था। लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर होने वाला है। राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, अखिलेश यादव कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपना वोट परसेंट 18% से लेके कुछ 30% तक लेके नहीं जाएंगे। और ना कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ा इसमें समर्थन मिलने वाला है, क्योंकि दोनों ही दलों ने राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बना ली है। तो यह तय है कि इनका वोट बैंक बहुत बढ़ेगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जो पहले ही लगभग 50% के वोट बैंक पे टिका हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने अगर उतना वोट बैंक भी स्थिर रखा, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए न अखिलेश यादव और न कांग्रेस और न जयंत चौधरी मिलकर कोई चुनौती बन पाएंगे। लेकिन यह तय है कि राम जन्मभूमि के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना 2 से 2.5% वोट बैंक बढ़ा लिया, तो यह कोई भी गठबंधन कर ले, 80 में से 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं सकता। देखिए, मैं इसमें एक जो समीर जी कह रहे हैं ऐड करता हूँ। जैसे आजमगढ़ की बात होती है, उपचुनावों की बहुत ज़्यादा बात होती है। अगर वहाँ पे आप ध्यान से उस चुनाव को देखेंगे तो बीएसपी के शाह आलम जो वहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने 2.5 लाख से ज़्यादा वोट जो है लिया था, और वो अकेला कारण बना था समाजवादी पार्टी की हार का। तो अगर बीएसपी इस चुनाव में इनके साथ नहीं है तो ये गठबंधन किसी भी तरह से बीजेपी को चुनौती नहीं दे पाएगा उत्तर प्रदेश में। हर्षवर्धन जी, क्या कोई गुंजाइश आपको लगती है? अभी कोई उम्मीद भी हम कर रहे थे जब ये सवाल आया और उन्होंने जो जवाब दिया, देखिए जवाब अखिलेश जी ने बहुत समझदारी वाला दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपना मत प्रतिशत बढ़ा रही है, और सच बात है कि अगर 52-55% हो जाएगी, कहीं कहीं 60 है, 62 है, तो फिर तो चाहे सब एक हो जाए, कोई क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वो सच छिपा गए और यहीं पर जाकर लगता है कि अखिलेश यादव बातें तो बड़ी बड़ी कर गए कि कांग्रेस बड़ी समझदार है, लेकिन समझदार तो लोग आपको भी मानते हैं अखिलेश जी। आपने ये नहीं बताया कि 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी अपने बूते सत्ता में आई थी। 282 लोकसभा सीटें उन्होंने जीती थी। आपने कहा, आप एक कार्यक्रम में हैं और इस तरह से बातचीत कर रहे हैं, जब इंडिया टीवी के संवाद में आपसे पूछा गया तो आपने कहा कि गठजोड़ बनाकर सत्ता में आ गए। 282 सीट थी। फिर जब 2019 की बात आई तो 303 सीट्स भारतीय जनता पार्टी की हैं, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा घटा। वही वाला सच आपको बताना चाहिए कि वो हिस्सा क्यों घटा, क्योंकि मायावती जी अखिलेश यादव के साथ थी। मायावती जी की पार्टी को 10 लोकसभा सीटें मिली थी, तो 10 और 15 सीटें इनके खाते में आ गई थी। मुझे लगता है कि ये जो सच्चाई है जब वो छिपाते हैं, कांग्रेस की सिर्फ एक रह गई 16 और 62 + 2 64 भाजपा जीत गई। ये जो सच्चाई है कि बिना बहुजन समाज पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी शून्य की ओर जाती हुई दिखती है। 5 सीटों के आगे उसका कोई प्रभाव नहीं दिखता है। दूसरा, केंद्र में सरकार उसने 14 में भी और 19 में भी बिना सहयोगियों के बनाई, लेकिन फिर भी सभी सहयोगियों को अपने साथ रखा। ये वो बड़ी चीज है जिसको ये विपक्षी पार्टियां अपनी कमजोरी में भी इस मूल मंत्र को नहीं जान पा रही। तो समीर जी, जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि अगर तीनों साथ आ जाए, यानी बीएसपी, एसपी और कांग्रेस, उसके बावजूद मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, चुनाव परिणाम भी बता रहे हैं, 2014 के परिणाम बता रहा है, 2019 का चुनाव परिणाम बता रहा है, विधानसभा चुनाव जो हुए थे 2017 और 2022 के, वह चुनाव परिणाम भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल कोई चुनौती नहीं है। मोदी और योगी की जोड़ी सुपर हिट है उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हिसाब से 9 साल परफॉर्म किया है, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बनने के बाद से लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है उसके बाद राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा के बाद और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से काम किया, मुझे लग रहा है कोई चुनौती नहीं है। और आप विपक्ष देखिए ना, आप अखिलेश यादव ये बताएं कि विपक्ष में रहते उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी रैलियां कर ली, कौन से मुद्दे उठा लिए। मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश के अंदर कोई मुद्दा नहीं रहा, और ये भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है, जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में से 75 सीटें जीतने की स्थिति में। और मैं तो कहता हूं कि हर्षवर्धन जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि अगर मायावती इनके साथ नहीं है इस बार, तो यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत लगभग निश्चित है। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 75 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर अपना जो गढ़ है उनका, आजमगढ़ हो या मैनपुरी हो या जो 4-5 सीटें उनके परिवार की इटावा की देखी जाती है, फिरोजाबाद हो, वो सीटें जीत पाते हैं, या अखिलेश यादव वो सीटें बचाने के लिए भी संघर्ष करते नजर आएंगे।